नमस्कार दोस्तों, आईएसपीसी जोन में आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं कि बीपीएससी, यदि आप बीपीएससी का एडीओ एग्जाम देने जा रहे हो या बीपीएससी टीआरई 4 आने वाला है, ठीक है, या बीपीएससी 72 आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप विश्वास मानिएगा कि ये बुक को जरूर कंप्लीट करके जाइएगा, ठीक है। क्योंकि बीपीएससी के द्वारा जो है दोस्तों, वो लगभग 70 to 80% प्रश्न जो है दोस्तों बार बार रिपीट किया जाता है, ठीक है। तो आप ये पूरे घटना चक्र को यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट है, जो कि 71वीं बीपीएससी तक का यहाँ पे है, ठीक है, बिल्कुल अब ये आया ही है। तो मैं इस बुक को परचेस किया हूँ और मैं सोच रहा हूँ आपके लिए सारे इसके जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट का सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हम यहाँ पे वीडियो अपलोड कर दें, ठीक है। तो आज हम लोग जो है सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करेंगे यहाँ से, ठीक है। और आप लोग जो है सारे वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसका मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा और इसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप लोग जो है जरूर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और प्लीज चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको जो है वो और भी बहुत सारे वीडियो देखने को मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। और हाँ, एक बात और दोस्तों, यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वहां पे मैं इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो है प्राचीन भारतीय इतिहास को कंप्लीट करेंगे और इसका जो सही उत्तर होगा इसे मैं टिक आउट करता चला जाऊंगा। और हाँ, यदि इसका आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो इसे मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, ठीक है। तो आप इसी पीडीएफ को डाउनलोड करके भी अपने आप से बना सकते हैं, पूरे डिस्कशन को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, भारत में जो है पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, ये कहां से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। कहां से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, देखिए डिस्कशन है, तो आप डिस्कशन को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। देखिए, मैं पूरे डिस्कशन को यदि मैं पढ़ूंगा दोस्तों तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, ठीक है, जो कि आप लोग भी नहीं देख पाएंगे। ओके, तो इसलिए मैं जो भी इसका सही उत्तर होगा उसे मैं टिक आउट करता चला जाऊंगा, ताकि आप फास्ट मोड में भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो दूसरा प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, जो इसका सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन सी, ताम्रपाषाण युग को जो है वो कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुई है? प्रथम मानव जीवाश्म भारत में जो है वो आपको पता होना चाहिए कि वो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुई है। कहां से? नर्मदा घाटी से प्राप्त हुई है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? भीमबेटका स्थल जो है दोस्तों कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है और जो भी इसका सही उत्तर होगा इसे हम लोग को देखना है। तो चलिए, एक तरफ जो है नवपाषाणकालीन स्थल दिया गया है दोस्तों, और दूसरे तरफ नवपाषाणकालीन स्थलों के स्थान दिए गए हैं कि वो कहाँ स्थित है, ठीक है। तो यदि मैं बात करूं यहाँ पे उतनूर का, तो उतनूर जो है वो तेलंगाना में है। कहाँ है? तेलंगाना में है। चिरांद की मैं बात करूंगा तो आपको पता होगा चिरांद बिहार में ही है, और बिहार, ये प्रश्न जो है चिरांद वाला हमेशा बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। फिर गुफकराल की यदि मैं बात करूंगा तो गुफकराल कश्मीर में है। ओके, और पय्यमपल्ली जो है वो तमिलनाडु में है। नाम से ही पता चल रहा है, पय्यमपल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सूचियों के दिए गए कूट यानी कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। एक तरफ जो है नवपाषाणकालीन युगीन स्थल है और दूसरे तरफ जो है नवपाषाण युगीन सभ्यता स्थलों की नदियां दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो आहार यदि मैं बात करूं आहार स्थल की, तो आहार संस्कृति जो है दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये बनास घाटी, ठीक है, बनास नदी। कायथा की मैं बात करूं तो कायथा काली सिंध हो जाएगा, ठीक है। फिर शावलदा की यदि मैं बात करूं, शावलदा जिसको कि श्वालदा भी बोला जाता है, तो ये ताप्ती नदी, ओके, और मालवा जो है वो नर्मदा नदी। तो ये सही मिलान है, तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न फिर बढ़ते हैं।
सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो दोस्तों आपको लोगों को पता होगा वो आद ऐतिहासिक काल की है। किसकी है? आद ऐतिहासिक काल की हो गई। ओके, क्योंकि यहाँ के जो भी ऐतिहासिक काल का निर्धारण जो है पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड जो है प्रागैतिहासिक काल होता है, आपको पता होगा, तो इसलिए इसका जो है ये आद ऐतिहासिक काल में आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण यदि मैं विशेषता की बात करूंगा तो वो है नगर नियोजन को माना जाता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो सही उत्तर होगा दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ई, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो नगर नियोजन को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है? मिनी हड़प्पा के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है लोथल को, जो कि भोगवा नदी के किनारे है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा है इसमें से? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, लोथल हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल जो है गुजरात में है? गुजरात में है, तो गुजरात में क्या हो जाएगा? लोथल, भोगवा नदी के किनारे गुजरात में है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? ये भी देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो दुनिया की सबसे क्या है? वो दुनिया की सबसे आप बोल सकते हैं कि प्राचीन सभ्यता है, जो कि इराक में है। ठीक है, ये देखिए 17वें बीपीएससी री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। ओके, ये बिल्कुल जो 71वीं बीपीएससी का एग्जाम हुआ दोस्तों वहां तक के प्रश्न इसमें सम्मिलित है। ठीक है, आप देख सकते हैं वीडियो में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? कौन से जानवर के बारे में पता नहीं था? तो यहाँ पे घोड़ा के बारे में पता नहीं था, याद रखिएगा। ठीक है, घोड़ा के बारे में पता नहीं था, बाद बाकी बैल, हाथी ये सब पता था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ? टेराकोटा का हल दोस्तों, तो टेराकोटा का हल कहां से मिला है? तो आप याद रखिएगा कि ये जो है टेराकोटा जो हल है वो बनावली हरियाणा तथा कालीबंगा से मिला है, जो कि राजस्थान में है। लेकिन यहाँ पे जो है दो ऑप्शन होना चाहिए था, बी और सी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले हैं? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बीपीएससी का, तो यहाँ पे सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा, लोथल ये सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, किस हड़प्पा स्थल पर हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? देखिए ये भी प्रश्न को भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? कालीबंगन हो जाएगा। ठीक है, जो कि राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, बनावली हरियाणा में है। ओके, कालीबंगन जो है घग्गर नदी किनारे है, याद रखिएगा। लोथल जो है भोगवा नदी किनारे है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ओके, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो आपको पता होना चाहिए कि 1921 में जो है दयाराम साहनी ने हड़प्पा का जो है वो खोज किया था। ओके, तो यहाँ पर जो सही उत्तर हमारा होगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, बी ए स्मिथ। याद रखिएगा, बी ए स्मिथ जो है ये इनसे संबंधित नहीं है। ये क्या थे? एक इकोलॉजिस्ट यानी इतिहासकार थे, ये आप याद रखिएगा बी एस स्मिथ के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ओके, तो यहाँ पर उपयोग हुआ था दोस्तों लाल रंग का, याद रखिएगा, लाल मृद भांडे यानी लाल रंग का। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण है? यानी कि यहाँ बोल सकते हैं कि ये बोला गया आईआईटी खड़गपुर के द्वारा कि सुखाड़ के कारण जो है वो क्या हो गया है? हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है। तो बोला गया है, याद रखिएगा, कितने वर्ष नहीं बारिश हुआ था? ये बोला गया है 900 वर्ष बारिश नहीं होने के कारण ये क्या हो गई? सभ्यता खत्म हो गई। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैदिक काल, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं 71st बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है, जो कि 2025 में प्रश्न आया था। ओके,
तो यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है, ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे गार्गी। क्या हो जाएगा? गार्गी हो जाएगा, जो ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजगृह। क्या हो जाएगा दोस्तों? राजगृह हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है? देवता सोम को समर्पित है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है वो 9वां मंडल से है। कौन सा है दोस्तों? 9वां मंडल है। 8वां मंडल में क्या है? हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा गया है। और 10वां मंडल जो है दोस्तों, ये 10वां मंडल चतुर्वर्ण समाज से संबंधित है। तो ये सब आप याद रख सकते हैं, जो कि हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? देखिए अभी मैं ऊपर बता दिया हूं। तो 9वां जो है मंडल वो देवता सोम से संबंधित है। ठीक है, सोम एक प्रकार का क्या था? एक प्रकार का हम बोल सकते हैं कि सोमरस पिया भी जाता था, पेय पदार्थ भी था। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र ये भी आप देख सकते हैं, तो ये ऋग्वेद में मिलता है। ओके, कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और इसके रचनाकार जो है दोस्तों ये कौन है? विश्वामित्र है, याद रखिएगा। ओके, और ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? धर्मशास्त्र के समय में। कब? धर्मशास्त्र के समय में हुआ था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग, तो लोहे का जो प्रयोग है दोस्तों, ये आप बोल सकते हैं कि 1600 से लगभग 2000 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है कि जबकि थाईलैंड के बाग चियांग नामक पुरास्थल की खुदाई से ढले हुए लोहे प्राप्त हुआ है, जिसकी तिथि लगभग इतना पूर्व निर्धारित की गई है। ठीक है, देखिए सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व के ग्रंथों में इस धातु के स्पष्ट प्रमाण होते हैं। माफ करिएगा, 1000 से 600 ईसा पूर्व में। ठीक है ना? ओके, तो भारत के लिए हम बात करेंगे तो लगभग 1400 ईसा पूर्व में दिया गया है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है ना? तो इस प्रकार यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई होगा। 1400 ईसा पूर्व में हम बोल सकते हैं कि भारत में जो है नोह राजस्थान के द्वार क्षेत्र से लोहा, ठीक है, यहाँ पे मिला था 1400 ईसा पूर्व। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दिया गया है कि बोगसकोई का महत्व इसलिए है कि बोगसकोई का महत्व किस लिए है? ठीक है, तो वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं बोगासकोई में, उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन है, यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो 10 राजाओं का जो युद्ध है दोस्तों, ये परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, उपनिषद। किसमें? उपनिषद। देखिए टीआरई में पूछा गया, तो देखिए टीआरई के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो पीवाईक्यू है दोस्तों, एक टीआरई 4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि टीआरई 4 में लगभग 50,000 सीट आ रहा है। ओके, तो आप लोग भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसका जितने भी सीरीज आएगा सारे सीरीज को आप जरूर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है दोस्तों लुबनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के समीप लुबनी में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा, कहाँ? सारनाथ में। कहाँ दिया गया था? सारनाथ में दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सेमी क्वेश्चन है, सारनाथ में हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? बोध गया में जो है वो गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 एवं 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेलन करना है।
तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। जन्म आपको अभी मैंने बताया कि लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ये भी मैंने बताया कि ज्ञान प्राप्ति जो है वो ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में हुआ था। ठीक है, प्रथम वचन जो है सारनाथ में दिया गया था। उनका निधन जो है कुशीनगर में हो गया था। कहीं कहीं कुशीनारा भी दिया जाता है, जो कि यूपी में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं हुई थी? ये भी देखिए 2025 बीपीएससी में पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चतुर्थ। चतुर्थ कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। आपको पता होगा कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था कहाँ? राजगीर में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष, तो इसका अध्यक्ष का क्रम याद रख सकते हैं, महासभा 30 बसु। कौन थे? महाकश्यप। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। सभा यानी कि सभा कामी। ठीक है, फिर महासभा 30, मोगलीपुत्र 30 और वसु, वसुमित्र। ठीक है, तो आप ऐसे करके चारों को याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दिया गया है प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध महासभा थी, ये किया गया था राजगीर में। कहाँ किया गया था? राजगीर में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दिया गया है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो पहली बौद्ध संगीति राजगीर में हुई थी। कहाँ? राजगीर में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के समय में तो ये किया गया था कश्मीर में। कहाँ दोस्तों? कश्मीर में किया गया था। नेक्स्ट है कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित हुई थी? ठीक है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? तो किसने किया था? तो मैंने भी बताया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसे देखिए अ, का, अ और क, ये क्रम है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा किसके समय में हुआ था? तो पहला अजातशत्रु के समय में, दूसरा कालाशोक के समय में, तीसरा जो है अशोक के समय में और चौथा जो है कनिष्क के समय में। ठीक है, ओके, तो आप इस क्रम को याद रख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति? तो ये कनिष्क के समय में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के समय में। तो अशोक के समय में जो है दोस्तों याद रखिएगा, तो ये किया गया था पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में किया गया था। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो तृतीय बौद्ध सभा जो है दोस्तों वो पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। ओके, कहाँ? पाटलिपुत्र में, अशोक के समय में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो है वो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, देवरिया आगे में बताया हूं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक, तो त्रिपिटक याद रखिएगा कि ये जो है ये बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है, त्रिपिटक। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये कौन करता है? ये करता है देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना। ये कहीं सही माना गया है तो कहीं गलत माना गया है। ठीक है, आपको ऐसे में बता दूं कि बौद्ध धर्म के जो हीनयान संप्रदाय है, ठीक है ना, ये मूर्ति पूजक नहीं थे, जबकि महायान संप्रदाय जो है इसमें जो है बुद्ध को एक देवता मानते हुए उनकी मूर्तियों की पूजा की जाती थी। तो यही जो है ये दोनों संप्रदाय में मूलभूत अंतर है। ठीक है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। कौन सा ये जो बोधि वृक्ष है बोध गया में, तो कौन सा बोधि वृक्ष है? पहला नहीं है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, पहला आपको पता होगा कि इसको कटवा दिया गया था। ओके, तो यहाँ पर जो ये है दोस्तों, ये हम बोल सकते हैं कि कहीं पे देखिए तृतीय दिया जाता है, कहीं पे चतुर्थ दिया जाता है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ओके ना, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि ये कौन सा है। ठीक है, ऐसे मैं एक बार देख लेता हूं कि महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वही नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। हुएनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। देखिए, जो पहला था उसको सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर कई और वृक्ष रोपित हुए हैं और नष्ट हुए हैं। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह पांचवी पीढ़ी का है। ठीक है, 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है। ओके, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने
लगवाया था। यह वृक्ष जो है पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमिशुंग और 1 बार पूर्व वर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया था। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। देखिए कहीं 5वीं कहीं 6ठी बोला जाता है। तो बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। तो आप यदि फिर से क्वेश्चन आ जाता है तो आप 5वीं पीढ़ी को लगा सकते हैं टिक में। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दिया गया है कि चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा की थी। तो संयुगन जो है वो दोस्तों वो यात्रा किया था, कब किया था? तो 515 से लेकर के 520 ईस्वी के बीच में, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो ये प्राप्त हुआ था दोस्तों कनिष्क के समय में। किसके समय में हुआ था? कनिष्क के समय में उनको एक देवता के रूप में जो है स्थान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रम के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था। तो वे कौन थे? तो वे थे बोल सकते हैं अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ठीक है, तो कौन सी बात समान नहीं है दोस्तों? तो आत्मदमन ये जो है समान नहीं है, इसमें अंतर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महाकेंद्र था। किसके समय में नालंदा जो है नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म का। किसका था ये? बौद्ध धर्म का था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए कितने बार ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। ओके, जो कि कहीं पे कुंडलपुर भी लिखा जाता है, जो कि वैशाली के निकट में था। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? प्रथम शिष्य उनके कौन थे? तो उनके दामाद जामाली थे। कौन थे? दामाद जो थे वो जामाली, वही इनके प्रथम शिष्य थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? मोक्ष स्थान उनका कहाँ है दोस्तों? तो इनका मोक्ष स्थान पावापुरी में है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दिया गया है महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो महावीर की जो मृत्यु है वो पावापुरी में हुई थी, जो कि बिहार में है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ, तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ जो है 14 पूर्व कहलाता है। क्या कहलाता है? 14 पूर्व जो है, यहाँ पे देखिए 14 पूर्व पुण्य प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। भद्रबाहु महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाला अंतिम व्यक्ति थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दिया गया है त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो जो त्रिरत्न है दोस्तों ये जैन धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा जैन धर्म से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दिया गया है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये मखलीपुत्र घोषाल थे, ठीक है, मखली घोषाल। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो जो पाटलिपुत्र में हुआ था प्रथम जैन संगीति, ओके, तो इसका जो अध्यक्ष है, और याद रखिएगा कि कब हुआ था? ये 4th शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, ईसा पूर्व में ही हुआ था, ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, स्थूलभद्र। नेक्स्ट है, एक चीज याद रखिएगा कि यहीं पर जो है इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन हुआ था। जो 12 अंग है वो इसका संकलन यहीं पे हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? जैन धर्म के प्रति, तो जैन धर्म के प्रति झुकाव किनका था? राजा खारवेल का था। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कि कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया था, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जिम्भिक ग्राम में। कहा दोस्तों? जिम्भिक ग्राम में हो जाएगा। नेक्स्ट है शैव तथा भागवत धर्म, ठीक है। तो अब हम इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को देखते हैं। तो दिया गया है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो किसकी देन अत्यधिक है दोस्तों? तो ये था पार्थियन का। किसका था? पार्थियन का था। नेक्स्ट है नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, उत्तर भारत में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के, तो पाटलिपुत्र के जो संस्थापक है दोस्तों, देखिए पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है दोस्तों? अजातशत्रु थे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र में एक किला बनाकर की थी। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर विकल्प ए को माना है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, बीपीएससी ने इसका सही उत्तर उदयन को माना है, जो कि गलत है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होना चाहिए था? अजातशत्रु। ओके, तो यहाँ पे हम इसका आंसर ई मानेंगे, यदि ऑप्शन ई रहता तो ई होता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए ऊपर जो क्वेश्चन दिया गया सेम ही क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, कौन हो जाएगा यहाँ पे? जो सही देखिए यहाँ पर जो दिया गया था ये सेम ही क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? अजातशत्रु। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है किस शासक ने, सॉरी यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं गलती बोल दिया यहाँ पे। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो राजधानी किसने बनाया था? उदयन ने बनाया था। ठीक है, किसने? उदयन ने बनाया था, याद रखिएगा उदयन। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होता है? यदि ऑप्शन ई होता तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई होता। नेक्स्ट है किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की? पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की, तो ये किसने किया है? तो ये किया उदयन। यहाँ पे देखिए उदयन दिया गया ऑप्शन में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? पाटलिपुत्र को किसने बसाया था? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? अजातशत्रु। बसाया किसने था? अजातशत्रु ने। और राजधानी किसने बनाया? उदयन ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया गया है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? अभी सेम प्रश्न आया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। बीपीएससी का ये बहुत ही पसंदीदा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए प्राचीन काल में जो गंगा के दक्षिण का क्षेत्र है उसको मगध के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। तक्षशिला कहाँ था? सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। चोल जो है गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। और अनर्क जो है प्राचीन भारत में वैदिक कालीन एक राज्य था। ओके, तो इस प्रकार यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ई होना चाहिए था। ठीक है, पहले नाम क्या था? मगध, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की? हर्यक वंश की स्थापना किसने किया? बिंबिसार ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृतिक नाम क्या था? मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृतिक नाम क्या था? तो इसका क्या नाम था दोस्तों? इसका नाम था राजगृह। क्या था? राजगृह था। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ महाजन पद दिया गया, दूसरी तरफ जो है महाजन पदों की राजधानी दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सुमेलित कर लेते हैं। तो यदि मैं बात करूं दोस्तों मल्ल का, तो मल्ल का कहाँ है? कुशीनारा है, जिसको कि कुशीनगर भी बोलते हैं। तो राइट यहाँ पे हो जाएगा। अंग का चंपा है, पता होगा। गांधार का हो जाएगा तक्षशिला, वत्स का कौशाम्बी। तो इस प्रकार जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4, 3, 1, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दिया गया है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था लिच्छवियों के द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवियों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये जो व्यवस्था थी दोस्तों ये थी वैशाली में थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी तो ये थी राजगृह, गिरिब्रज। ठीक है, नेक्स्ट है प्राचीन महाजन पद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा मगध, प्राचीन महाजन पद मगध की प्रथम राजधानी राजगृह होगा। तो ऑप्शन में नहीं दिया है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट है अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम तो आपको पता होगा कि ये हर्यक वंश के थे। ठीक है,
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार थे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दिया गया है 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजन पदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? तो अंगुत्तर निकाय में है, याद रखिएगा, अंगुत्तर निकाय में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि प्रद्योत कहाँ का राजा था? प्रद्योत जो था वो कहाँ का राजा था? तो प्रद्योत जो है दोस्तों अवंती का राजा था। कहाँ था? अवंती का राजा था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो बिंबिसार का चिकित्सक जो है वो जीवक था, पता होगा आपको, जीवक था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौर्य वंश ने। किसने? मौर्य वंश ने। नेक्स्ट है कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये जो है इसका सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन ई होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। इसका जो है महामेघवाहन वंश से संबंध था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कलिंग, यहाँ पे कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? तो महामेघवाहन वंश से था, चेदी वंश से था, सातवाहन वंश से था, राजा। देखिए याद रखिएगा, ये जो महामेघवाहन वंश है दोस्तों, ये महामेघवाहन वंश नहीं था। ठीक है, ये जो है चेदी वंश के संस्थापक महामेघवाहन थे। ठीक है, जो कि यहाँ पे गलत दिया गया है। तो इस प्रकार यहाँ राइट आंसर ऑप्शन ई होना चाहिए। ठीक है, चेदी राजवंश, यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया गया चेदी राजवंश। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। तो राजा खारवेल का नाम जो है किसे जुड़ा है? तो ये आपको पता होगा, हाथी गुफा अभिलेख से जुड़ा है, जो कि तिथि रहित लेख भी है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई थी? तो यह किया गया था दोस्तों खारवेल, राजा खारवेल के द्वारा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है कि अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अंग का चंपा है, अभी मैंने बताया है। ठीक है, अंग का चंपा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? ठीक है, सिकंदर महान के समकालीन था, तो ये हो जाएगा धनानंद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दिया गया है सैंडोकोट्टस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? सैंडोकोट्टस से जो है वो किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था, विलियम जोन्स ने किया था सैंडोकोट्टस। नेक्स्ट है भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो यह किया गया था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा? मौर्य के द्वारा। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मौर्य साम्राज्य, देखिए तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन की विजय जो है चंद्रगुप्त ने प्राप्त की थी, राइट आंसर ऑप्शन भी होगा। नेक्स्ट है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है? तो यहाँ पे सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, विशाख दत्त। ठीक है, विशाख दत्त, जिनकी पुस्तक क्या है? मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट है मेगास्थनी दूत था। मेगास्थनी जो है दोस्तों किसका दूत था? तो ये है सेल्यूकस निकेटर का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो मेगास्थनी ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो मेगास्थनी जो है वो भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। कितने में? 7 में किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंडिका में। किसमें है? इंडिका में है। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ जो है वो घटना स्थान दिया गया है, घटना या स्थान, दूसरी तरफ उससे संबंधित व्यक्ति दिया गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो यदि मैं बात करूं यहाँ पे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि चोल गंगम झील जो है दोस्तों का किसने बनवाया था? तो ये जो है संबंध किससे है? राजेंद्र प्रथम से है, याद रखिएगा, राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। फिर धर्म महामात्र की नियुक्ति, ये अशोक से संबंधित है। ठीक है, प्रयाग सभा ये है हर्षवर्धन से संबंधित है, और सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 71वें बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न था। नेक्स्ट है अभिलेख जिससे वह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, वह कौन सा अभिलेख है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
तो दिया गया है किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है। कलिंग विजय का वर्णन जो है दोस्तों किस अभिलेख में है, तो यहाँ पर जो है सही उत्तर क्या होना चाहिए, ये 13वें देखिए अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख जो है अशोक के 13वें बृहद शिलालेख से प्राप्त होता है। हाथी गुफा अभिलेख चेदी राजा खारवेल की आत्मकथात्मक प्रस्तुति है। यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। तो इस प्रकार यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दिया गया है निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो ये श्रीलंका नहीं था। पता होगा कि आपको जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया के जो कुछ पोर्शन है वो अशोक के समय में नहीं था, बाद बाकी को हम क्या कहते थे, अखंड भारत बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भ्राबु स्तंभ। क्या हो जाएगा, भ्राबु स्तंभ हो जाएगा, भाब्रू सॉरी भाब्रू स्तंभ हो जाएगा। नेक्स्ट है अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है। अशोक के धम्म का, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका जो मूल संबंध है वो एक नैतिक संहिता थी। क्या थी, अशोक का धम्म जो है यानी धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें अभिलेख के माध्यम से संदेश देता है कि अपासीनवे बहुकयाने दयादाने सचे सोचे मादये माधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। ठीक है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं हम कुल मिलाकर के कि धर्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा जो है और बड़ों का सम्मान और धार्मिक सहनशीलता सम्मिलित था। तो जो कि यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो दिया गया है कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रियदर्शी के रूप में। किसके रूप में, प्रियदर्शी के रूप में। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राकृत। क्या हो जाएगा, प्राकृत भाषा हो जाएगा। नेक्स्ट है अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्राह्मणी लिपि। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, खरोष्ठी लिपि। क्या हो जाएगा दोस्तों, खरोष्ठी लिपि हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं ओर लिखी जाती थी। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी, खरोष्ठी लिपि हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अशोक के अभिलेखों को पहली बार इनके द्वारा पढ़ा गया था। तो अशोक के जो है अभिलेख किसके द्वारा सबसे पहले पढ़ा गया था, तो ये पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1837 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। तो ये बनाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बिहिद्रथ था। बिहिद्रथ याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था दोस्तों, अंतिम मौर्य सम्राट, तो ये हो जाएगा हमारा बिहिद्रथ। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तथ्य में किसने विश्वास किया है। तो यह किया है रोमिला थापर ने। किसने, रोमिला थापर ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो यह था तक्षशिला। कौन था, तक्षशिला था। नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। ठीक है, कौन से निम्नलिखित में से उसके शासन का सही कालानुक्रमिक क्रम कौन सा है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे मौर्य वंश आएगा। ठीक है, मौर्य 1 नंबर में आएगा। फिर मौर्य के बाद शुंग वंश, शुंग के बाद कर्ण वंश और कर्ण के बाद कुषाण वंश आता है। ठीक है, तो ये क्रम इसका सही होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो ये संपर्क किसे था, तो जावा एवं सुमात्रा से। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी। तो इसका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा बालपुत्र देव। कौन हो जाएगा, बालपुत्र देव हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे सुमेलित करना है। ठीक है, प्राचीन भारत के स्थल है तो वर्तमान में किस राज्य में वो अवस्थित है ये पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो कर्ण सुवर्ण का, ठीक है ना, कर्ण सुवर्ण जो यदि मैं बात करूं दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में भी है। ठीक है, प्राग ज्योतिष की मैं बात करूं तो प्राग ज्योतिष जो है ये हो जाएगा आपका, प्राग ज्योतिष हो जाएगा आपका असम में। गिरनार की मैं बात करूं तो गिरनार आपका हो जाएगा गुजरात में, और प्रतिष्ठान जो है वो हो जाएगा महाराष्ट्र में। तो इस प्रकार इसका सही जो क्रम होगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 3 4 2 और 1। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी देखिए 71वें बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? रुद्रदामन के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख में। किसमें है? जूनागढ़ अभिलेख में है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें तो दिया गया है कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुद्रदामन ने। किसने किया था? रुद्रदामन ने किया था। नेक्स्ट है कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों बीम कडफिसेस। क्या हो जाएगा? बीम कडफिसेस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी। तो यह जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था सातवाहनों के द्वारा। किसके द्वारा? सातवाहनों के द्वारा। नेक्स्ट है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था? शुंग वंश के बाद तो यह राज किया गया था दोस्तों कण्व यानी कि कर्ण वंश के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या हो जाएगा दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का जो नेपोलियन है यह समुद्रगुप्त को कहा जाता है, आप लोग को पता होगा। नेक्स्ट है कि गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, तो कौन थे जो हुनों को पराजित किए थे? तो ये थे स्कंदगुप्त। कौन थे दोस्तों? स्कंदगुप्त थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुमारगुप्त। क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है, तो ये जो है किस वंश से संबंधित है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, गुप्त वंश से। ठीक है, गुप्त वंश, कुमारगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? आचार्य, देखिए यहाँ जो है नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य कौन नहीं थे? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौटिल्य। ठीक है, आपको पता होगा कि जो ये कौटिल्य थे, ओके, यहाँ पे देखिए देख सकते हैं कौटिल्य चाणक्य चौथी से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आचार्य था। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य था बिंदुसार के कार्यकाल में प्रधानमंत्री एवं अर्थशास्त्र के रचयिता माने जाते हैं। परंपरा के अनुसार वे तक्षशिला से संबद्ध आचार्य थे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय जो है दोस्तों किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो ये प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ओके, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें से एक कथन ए और कारण आर है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उपर्युक्त दोनों कथनों में वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे सही है, यहाँ पे हमको इस चीज को देखना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो दिया गया है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। बिल्कुल, ये तो कथन यहाँ पे सही दिया गया है। ठीक है, फिर है कि कारण महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। ठीक है, तो देखिए कथन और कारण दोनों सही है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इसका व्याख्या ये नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोनों ए और आर सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो राइट आंसर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन यहाँ पे सही दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। दिया गया है कि फाहियान एक चीनी तीर्थ यात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। ठीक है, पहला। दूसरा, ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत दौरा किया था। देखिए दोनों गलत यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, दोनों के दोनों कथन क्या है दोस्तों? एक गलत दिया गया है। ठीक है, यदि मैं आपको बता दूं तो फाहियान एक चीनी
यात्री था, ठीक है ना, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, ना कि हर्ष के समय में आया था, याद रखिएगा, ठीक है। और हेन सोंग चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के नहीं बल्कि हर्ष के समय में, तो ये दोनों ऑप्शन उलट पुलट है, बाद बाकी ये दोनों ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ओके, मतलब याद रखिए कि फाहियान जो है दोस्तों वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, और हेन सोंग जो है वो आया था हर्षवर्धन के समय में, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट दिया गया है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। देखिए अभी ये प्रश्न आया था, तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। नेक्स्ट है कि चीनी यात्री सुंगयुंग ने भारत की यात्रा की थी, तो ये यात्रा कब किया था, तो यहाँ पर देखिएगा तो चीनी यात्री जो है सुंगयुंग ने 518 से लेकर के 512 ईस्वी तक यात्रा किया था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसके कारण यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ई हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, नगरों का पतन, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल का, ठीक है, क्या हो जाएगा, गुप्त काल का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता था, तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है। देखिए गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिपि एक प्रमुख बंदरगाह था, ठीक है, ताम्रलिपि ताम्रलिप्ति, लिपि नहीं, ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह जो है भ्रीव कच्छ यानी कि भड़ौच था, जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। ओके, तो इसके अलावा जो है कल्याण तथा कैम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दिया गया है कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। किसने दिया था, गुप्त वंश ने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दिया गया है कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी, तो यहां पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उपज का छठा भाग, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दिया गया है धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है, भू राजस्व की दर, तो भू राजस्व की दर यहाँ पे हो जाएगा 1/6। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है कि किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था। अपरहत जो है दोस्तों वो कहा जाता था बिना जोते हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमर कोश के द्वारा अमर कोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार कीजिए। तो आपको पता होगा कि अमर कोश में जो है 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है। तो उसमें उर्वरा जो है उपजाऊ भूमि है, मरु रेगिस्तान भूमि है, शादबला जो है घास भूमि है, और देवमातृ जो है वर्षा से सिंचित भूमि होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था, तो ये पता हुआ कि इसका लेखक जो है हरिसेन है। कौन है, हरिसेन। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है, श्री पर्वतीय, तो यह किसको कहा गया है, तो यह कहा गया है इक्ष्वाकु को। किसको, इक्ष्वाकु को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो राजा प्रवर सेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही दिया गया है, तो देख लेते हैं पहले कि वह बाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था, ये तो सही है, ठीक है। उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर के दक्षिण में हैदराबाद तक फैला हुआ है, ये भी सही है। वह अपने पिता बिंद शक्ति के उत्तराधिकारी बने, ये भी सही है। उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है, ये भी सही है, ठीक है। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हूण राजा तोरमान किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाश धर्मन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी, वर्धन राजवंश की, तो वर्धन राजवंश की स्थापना जो है पुष्यभूति ने किया था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कविबान निवासी था, तो कविबान जो है वो निवासी था कहाँ का, तो ये था निवासी, आप याद रख सकते हैं कि बान का जो जन्म है, जन्म स्थान को लेकर यहाँ पे मतभेद है, ठीक है। तो उनका जन्म जो है कुछ विद्वानों के अनुसार उनका जन्म जो है बिहार में सोन नदी किनारे अवस्थित
प्रतिकूटा नामक गांव में हुआ था। ठीक है, जबकि कुछ विद्वान जो है उनके अनुसार उनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश में कन्यकुब्ज यानी कन्नौज के समीप प्रतिकूट गांव में हुआ था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दिया गया है हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर अभी मैंने ऊपर किया है क्वेश्चन को, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ह्वेनसांग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था। तो ये नगर था दोस्तों मथुरा, याद रखिएगा मथुरा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका ऑप्शन बी भास्कर बर्मन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान भारत का कौन शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हर्ष। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न है। ओके, तो नेक्स्ट प्रश्न है कि गुप्त बकाटक युग में कार्तिक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा न्याय। क्या हो जाएगा, न्याय। नेक्स्ट है कि भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है दोस्तों, आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो ये सहयोगी थे दोस्तों कौन, चंदेल। कौन थे, चंदेल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली, किसके समय में फली फूली थी। तो यह फली फूली थी कुषाणों के समय में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा गांधार शैली में। क्या हो जाएगा, गांधार शैली में। नेक्स्ट है कि झांसी के पास देवल का मंदिर और इलाहाबाद प्रयागराज के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुप्त कला के। ठीक है, नेक्स्ट है कि बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अजंता में। कहाँ हो जाएगा, अजंता में। नेक्स्ट है निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का जो है वो उदाहरण उल्लिखित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भानुगुप्त का एरन अभिलेख में। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दिया गया है खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो इसके सहयोगी कौन थे, तो ये हो जाएगा चंदेल। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है कि बुराबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्ति कला किसका शानदार उदाहरण है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत जावा कला का। ओके, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है कि चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी समुद्रगुप्त के पास। किसके पास, समुद्रगुप्त के पास। नेक्स्ट है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, चोल वंश का संस्थापक यहाँ पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा विजयालय। क्या हो जाएगा, विजयालय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था। चोल काल जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत के लिए। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट है कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा चोल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा पल्लव। ठीक है, किस वंश ने, तो पल्लव वंश ने, और किस राज्य में, तो तमिलनाडु में बनाया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। कांचीपुरम में स्थित है तो ये है दोस्तों एकाम्बरेश्वरार मंदिर। ठीक है, याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दिया गया है कि तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा राजराज प्रथम के द्वारा।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दिया गया है निम्नलिखित में से किस राजवंश की राजधानी कौन सी थी। ठीक है, निम्नलिखित में से, सॉरी याद रखिएगा, चेर राजवंश पूछा जा रहा है। चेर राजवंश की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, ये देखिए 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है। तो चेर राजवंश की राजधानी कहाँ थी दोस्तों, तो ये थी क्रूर। क्या थी, क्रूर, यानी कि करबूर भी इसको बोलते हैं, करबूर या क्रूर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दिया गया है निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। संगम साहित्य में नहीं हुआ है, तो एक कदम्ब का नहीं हुआ है, बाद बाकी चेर, चोल और पांड्य का संगम साहित्य में हुआ है वर्णन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दिया गया है संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था। उरैयूर जो है किस लिए विख्यात था, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरैयूर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दिया गया है दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे। तो ये कहलाते थे दोस्तों गोपुरम। क्या कहलाते थे, गोपुरम कहलाते थे। नेक्स्ट प्रश्न है रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे। रोमन साम्राज्य से, तो ये किए थे चेरों ने। किसने किया था, चेरों ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फारसी यात्री अब्दुर्रज्जाक भारत में किस राज्य के शासनकाल में आया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवालय। क्या हो जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, देवराय द्वितीय के समय में। किसके समय में, अब्दुर्रज्जाक आया था, देवराय द्वितीय के समय में आया था। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैशेषिक ने। किसने, वैशेषिक ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि कालिदास के कुमार संभवम में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कार्तिकेय का है। किसका है, कार्तिकेय का है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है। मुद्रा राक्षस के लेखक आपको पता होगा कि विशाख दत्त है। कौन है, विशाख दत्त है। नेक्स्ट है मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है। मेगास्थनीज का पुस्तक है इंडिका। क्या है, इंडिका है। नेक्स्ट है इसमें सिकंदर के ये जो है गुप्त मौर्य साम्राज्य का समकालीन था। कौन, याद रखिएगा, मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया गया है इंडिका के लेखक कौन है। अभी मैंने बताया है इंडिका के लेखक जो है दोस्तों ये कौन है, ये है मेगास्थनीज। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दिया गया है यहाँ पे मिलान करना है। ओके, तो चलिए, एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक दिया गया है। तो चलिए देखिए, बृहद संहिता के लेखक कौन है। तो बृहद संहिता के लेखक बराह मिहिर है। ठीक है, मूषिका मसा के लेखक कौन है। तो मूषिका मसा यानी कि मूषिक वंश इसको बोलते हैं। तो इसका लेखक अतुल, कौन है, अतुला। नेक्स्ट है रात तरंगिणी के लेखक कलहन है, याद होगा आपको। ठीक है, और विक्रमांक देवचरित के लेखक बिलहन है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार सही उत्तर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए बीपीएससी ऑडिटर में पूछा गया था ये प्रश्न। नेक्स्ट है कि यहाँ पर भी आपको मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 को। ठीक है, कौन सा इसमें सही होगा ये देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ दिया गया है कि कौटिल्य का पुस्तक कौन सा है यहाँ पे। तो देखिए कौटिल्य का आपको पता होगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। क्या है दोस्तों, अर्थशास्त्र है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। ठीक है, अर्थशास्त्र कौटिल्य का है। पाणिनि का अष्टाध्यायी है। पाणिनि का अष्टाध्यायी है। और कामंदक की बात करेंगे तो नीति शास्त्र है। और कालिदास का कुमार संभवम है। तो इस प्रकार सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दिया गया है बिलहन की पुस्तक का नाम क्या है। बिलहन की पुस्तक, तो बिलहन की पुस्तक राज तरंगिणी है। सॉरी, कलहन का पूछा जा रहा है, माफ कीजिएगा, कलहन का क्या हो जाएगा, राज तरंगिणी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दिया गया है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। यहाँ पर देखिए विषय पूछ रहा है। तो कौटिल्य का जो पुस्तक अर्थशास्त्र है इसका संबंध राजनीति से है। किससे है, राजनीति से है। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दिया गया है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, राजनीतिक नीतियां हो जाएगा। क्या होगा, राजनीतिक नीतियां हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो ये थे कौन, कौटिल्य थे, पता है आपको। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दिया गया है इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल के राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान किस युग में किया गया है। यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, महेंद्र वर्मन मत विलास प्रहसन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दिया गया है कि पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी किसने लिखी थी। ठीक है, किसने लिखी थी।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, एक अज्ञात लेखक ने लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो तो बहुत ही फेमस बुक है, चंद्रवरदायी का है। किसका है? चंद्रवरदायी का है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्रवरदायी, ये भी मैंने बात किया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दिया गया है कि स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है? ठीक है, ऑथर कौन है इसके? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा भास। क्या हो जाएगा? भास। नेक्स्ट है कि कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, कालिदास ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किरातार्जुनीयम पुस्तक किसने लिखा था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, भारवी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, मिलिंद पन्हो। क्या हो जाएगा दोस्तों? मिलिंद पन्हो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दिया गया है हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हर्षचरित किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है और सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो देखिए, सब सही हम बात करें तो चरक एक क्या थे? तो एक चरक जो थे एक चिकित्सक थे, यानी कि डॉक्टर की बात हम बात करें। ब्रह्मगुप्त एक गणितज्ञ थे। बराह मिहिर की हम बात करेंगे तो एक ज्योतिषी थे। और विशाखदत्त एक नाटककार थे। तो यहाँ पे सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कामंदक हो जाएगा। नीति शास्त्र के लेखक कामंदक हैं। नेक्स्ट है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश, तो कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव थे। कौन थे? नान्यदेव। नेक्स्ट है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया है ये आपको यहाँ पे ढूंढना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है कि यह बिहार के वर्तमान बांका, देखिए पहला ही गलत है, बांका जिले में स्थित है। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ठीक है, भागलपुर में है, ना कि बांका में है। तो पहला ही हमारा गलत हो जाएगा, तो यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो सॉरी, पहला देख लेते हैं। तो पहला गलत है यहाँ पे। ठीक है, ये भागलपुर में है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। ठीक है, गोपाल प्रथम ने की थी, ये तो बिल्कुल क्या है? ये तो गलत है। गोपाल पाल वंश के शासक थे, लेकिन गोपाल नहीं बल्कि यहाँ पे धर्मपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? धर्मपाल हो जाएगा। ठीक है, जो कि दूसरा भी हमारा गलत है। तीसरा, बौद्ध धर्म का ब्रजयान संप्रदाय यहाँ फला फूला, ये सही है। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे, ये भी सही है। तो पहला दूसरा हमारा क्या है? गलत है। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा धर्मपाल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दिया गया है विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अभी मैंने देखा है धर्मपाल के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा धर्मपाल। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा यहाँ पर भी। नेक्स्ट है कि मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों कर्नाट राजवंश के समय में। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि ओदनपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बिहार में। कहाँ है? बिहार में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन सा था? तो ये था कौन? ये था सुल्तान जैनुल आबिदीनी।